हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है स्ट्रक्चर एनालिसिस और उसका लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग फिक्स्ड एंड मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। फिक्स्ड एंड मूवमेंट का डिफरेंट लोडिंग कंडीशन के कारण कितना मूवमेंट आता था फिक्स्ड सपोर्ट में, ये हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। दो तीन कंडीशन उसको बचे हैं, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। ठीक है। तो स्वे का केस आपका बचा हुआ था। स्वे स्वे को ही हम लोग सिंक भी बोलते हैं। ठीक है ना, स्वे बोल लो या फिर सिंक बोल लो, है ना। स्वे या फिर सिंक या फिर डिस्प्लेसमेंट डिफ्लेक्शन का केस। इसमें हम लोग देखेंगे, एक तरफ लोडिंग कंडीशन देख लेते हैं। ठीक है, या फिर कंडीशन डायग्राम भी बोल सकते हैं, कंडीशन डायग्राम। और उसके बाद हम लोग देखेंगे एम ए बी की वैल्यू क्या होगी। चाहो तो कैपिटल में लिख सकते हो, मैं स्मॉल में लिख दिया हूँ। ठीक है। और इधर क्या देखेंगे, एम बी ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, फिक्स्ड एंड मूवमेंट सही है। अब देखो, इसमें स्वे का पहला केस हम लोग कल देखे थे। उसमें क्या बोला था मैं कि आपके पास फिक्स्ड बीम है, आपके पास फिक्स्ड बीम ए बी है। ठीक है, बी आपका क्या हो गया था, सिंक हो गया था किसी भी कारण से, जिसके कारण सिंक होने के बाद ऐसा कुछ हो गया है। ठीक है। ओके। इसमें जो डिफ्लेक्शन है वो डेल्टा का डिफ्लेक्शन आ रहा है। ये आपका क्या हो गया, डेल्टा का डिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है। लेंथ आपका एल रहेगा, एल टोटल लेंथ है। ओके। उसके बाद हम लोग देख रहे थे फिक्स्ड एंड मूवमेंट क्या होगा। इसमें मैं बताया था कि जैसे कि ये डिफ्लेक्ट होने जा रहा है, अगर मैं ए मतलब लेफ्ट वाले सपोर्ट से देखूं, लेफ्ट वाले सपोर्ट से देखूं तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होने जा रहा है, डिफ्लेक्ट होने जा रहा है, जिसके कारण इसके अपोजिट, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, आपका एक मूवमेंट आएगा डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए। ठीक है ना, डिफ्लेक्शन के अगेंस्ट एक मूवमेंट आएगा आपका। क्लॉकवाइज में अगर डिफ्लेक्शन है तो एंटी क्लॉकवाइज में मूवमेंट आ गया। वैसे ही हम लोग बी पॉइंट पे देखते हैं, आपका बी पॉइंट आपका किसी भी कारण से डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, इधर भी देखेंगे तो क्लॉकवाइज ही डिफ्लेक्शन हो रहा है, बी पॉइंट में भी अगर देखेंगे तो ऐसे नीचे डिफ्लेक्ट हो रहा है, वैसे तो वर्टिकली, लेकिन वो क्लॉकवाइज ही है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ भी आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक मूवमेंट आएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। इसलिए दोनों में हमारे पास जो आएगा माइनस एम ए बी और माइनस एम बी आएगा। आएगा कितना, तो ये होता है आपका 6 EI डेल्टा डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। ये डेल्टा वही है जितने का डिफ्लेक्ट हुआ, और एम बी ए की वैल्यू जब निकालेंगे तो 6 EI डेल्टा डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। कल शायद डेल्टा को मैंने लिखाया था, तो वो गलती है, उसको सुधार लेना। डेल्टा भी आपका आता है 6 EI डेल्टा डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, 6 EI डेल्टा डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, दोनों माइनस में रहेगा। ये आपका पहला केस खत्म हो गया। अब दूसरे केस की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें मैं बोला था कि एक तरफ आपका सिंपली सपोर्ट है और एक तरफ हमारा क्या है, फिक्स्ड सपोर्ट है। ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। आपका किसी भी कारण से बी जो है डिफ्लेक्ट होने जा रहा है, तो डिफ्लेक्शन के बाद ऐसा कुछ हो जाएगा बी। ठीक है। इसमें मैं कल ये भी बताया था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ स्लोप अपने को देखने को मिल रहा है हिंज सपोर्ट के केस में। ठीक है, क्योंकि हिंज सपोर्ट आपका क्या होता है, रोटेशन के अगेंस्ट रिस्ट्रेंट प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन नहीं होता है, इसलिए आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर स्लोप देखने को मिलेगा। जबकि फिक्स्ड सपोर्ट जो होता है वो तीनों डायरेक्शन में रिस्ट्रेंट प्रोवाइड करता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, रोटेशन भी प्रोवाइड नहीं करता। इसलिए हम लोग देखें कि आपका ए पॉइंट में कुछ भी स्लोप नहीं आ रहा था, ये पहला वाला जो कंडीशन देखे उसमें। ठीक, अब देखते हैं डिफ्लेक्शन जो आ रहा है। फिर से हम लोग डेल्टा का डिफ्लेक्शन अगर मैं मान लूँ, ये आपका क्या हो गया, डेल्टा का डिफ्लेक्शन अगर शो कर रहा है, ये डेल्टा का डिफ्लेक्शन हो गया, टोटल लेंथ एल हो गया, मतलब बीम का जो लेंथ है वो एल है। ठीक है, इसमें भी जब हम लोग देखेंगे तो ये ऐसा क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। अगर लेफ्ट से देखूं, लेफ्ट सपोर्ट ए से देखूं मैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका मूवमेंट कौन सा आएगा, मूवमेंट कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, बोलोगे कि ये क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज में मूवमेंट आना चाहिए एम का। चलो ठीक है, मान लिया, लेकिन ये भाई एम की वैल्यू 0 होगा। क्यों होगा बताना मेरे को। ठीक है, बताना। अभी इससे पहले देख लेते हैं बी पॉइंट को। बी पॉइंट में जब देखेंगे तो बी पॉइंट में किसी कारण से वो डिफ्लेक्ट हो गया डेल्टा के कारण। ठीक है, तो ये नीचे की ओर डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब ये भी क्लॉकवाइज ही डिफ्लेक्ट हो रहा है देखा जाए तो इसको रोकने के लिए, इस डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए ये फिक्स्ड जो सपोर्ट है वो क्या लगाएगा, आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक मूवमेंट लगाएगा। ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर जो ए पॉइंट में देखें हम लोग, जहां पर आपका हिंज सपोर्ट है, तो वहां पर एम की वैल्यू में 0 क्यों लिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं हिंज सपोर्ट जो होता है वो रोटेशन अलाउ करता है। ठीक है ना, रोटेशन अलाउ करता है। जब रोटेशन अलाउ करता है तो उसमें मूवमेंट आएगा क्यों, मतलब वो डिफ्लेक्शन को रोकने का काम ही नहीं करेगा। डिफ्लेक्शन को रोकने के कारण मूवमेंट लगता था, ये मूवमेंट अलाउ कर रहा है तो कहाँ से आपका मूवमेंट आएगा उधर। ठीक है, आगे समझ में और नहीं समझ में आया तो आगे हम लोग एसएफटी वीएमटी पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। अब यहाँ पर ये पता चल गया मेरे को कि एम ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम ए बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, जब मैं एम बी ए की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पर से आता है माइनस में आएगा 3 EI डेल्टा डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर आएगा। ठीक है, आगे समझ में, ये सबको आपको डायरेक्ट याद रख के चलना है, 3 EI डेल्टा डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर आएगा। थर्ड और लास्ट कंडीशन हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि अब जो स्वे हो रहा है वो दोनों एंड में हो रहा है।
समझ आया? दोनों एंड में स्वे हो रहा है, कहने का मतलब अपने पास फिक्स्ड बीम है, ठीक है, इधर फिक्स्ड बीम है। अब देखो स्वे जो हो रहा है, ऐसा कुछ स्वे हो जा रहा है, आपका स्ट्रक्चर जो है ऐसा कुछ स्वे हो जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि इधर भी आपका डेल्टा का डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है और इधर भी आपका डेल्टा का डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। ये आपका ए एंड है, ये आपका बी एंड है, ठीक है, दोनों में ही आपका डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। बाकी सब वही रहेगा, लेंथ आपका कैपिटल एल या फिर स्मॉल एल, जो भी लिखना चाहो। और उसके बाद हमको पूछा जा रहा है कि क्या होगा फिक्स्ड एंड मोमेंट इस केस में, जब आपका दोनों एंड डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। पहली बात तो दोनों पॉजिटिव में होगा। क्यों होगा दोनों पॉजिटिव में? देखो, इधर जो है आपका डिफ्लेक्शन ऐसा कुछ हो रहा है और इधर जो डिफ्लेक्शन होने जा रहा है वो ऐसा कुछ हो रहा है। मतलब ये कौन सा डायरेक्शन है आपका, ये कौन सा डायरेक्शन है आपका? एंटी क्लॉकवाइज, इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है, इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए इधर क्या आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट आएगा, ठीक है ना। इधर जो आएगा आपका जो फिक्स्ड बीम है उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट आएगा इस डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए। क्लॉकवाइज को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए आपका दोनों पॉजिटिव में आएगा। इतना तो समझ में आ गया। और आएगा कितना, तो 6 EI डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। एक को डेल्टा 1 मान लो और एक को डेल्टा 2 मान लो, ठीक है। लेफ्ट वाले को 1 मान लिए तो राइट वाले को 2 मान लो। आगे समझ में? इधर भी आपका सेम आ जाएगा, जब एम बी ए निकालेंगे तो 6 EI डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका एल स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार का आपका कंडीशन जितना भी था फिक्स्ड एंड मूवमेंट का खत्म होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों था आपका, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में और क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। अब इसके आगे देखो, फिक्स्ड एंड मूवमेंट का ये जितना भी टेबल हम लोग पढ़े उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्ट यही आंसर लिख देना है ना, जो भी पूछेगा उस हिसाब से। लेकिन इससे बाहर अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कुछ कंडीशन को समझाते हुए चलता हूँ। एक अपने पास क्या है, फिक्स्ड बीम है, मतलब एक तरफ फिक्स्ड सपोर्ट है और एक तरफ हिंज सपोर्ट है। यहाँ पर आपका बीचों बीच आपका लोड लगा हुआ है L/2 डिस्टेंस पे, टोटल डिस्टेंस अगर आपका L है, ठीक है। इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। अपने को फिक्स्ड एंड मूवमेंट पूछा है, ठीक है। फिक्स्ड एंड मूवमेंट को हम लोग लिखते हैं MF, ठीक है ना, MFAB लिख देता हूँ, ठीक है, MFAB। आगे समझ में? ये फिक्स्ड एंड मूवमेंट को लिखने का तरीका है। MFAB निकालना है अपने को, ये क्वेश्चन मार्क है। MFAB निकाल के बताओ। अब देखो हम लोग पढ़े हुए हैं, सबसे पहले जो पढ़े हैं उसको रिमाइंड करना। हम लोग क्या पढ़े हुए हैं कि अपने पास जब फिक्स्ड बीम होता था, बीचों बीच जब आपके पास लोड होता था, तो उस केस में जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट आता था MAB, या फिर चाहो तो MAB लिख लो, ठीक है ना, MFAB की जगह MAB लिख लो, कंफ्यूज होगी नहीं तो, ठीक है। रिप्रेजेंट करने का तरीका ही तो है, जैसा करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पर अपने को MAB निकालने बोला है, ठीक है, फिक्स्ड एंड मूवमेंट। MAB जब हम लोग निकालते थे तो क्या होता था, MAB निकालते थे W, या फिर यहाँ पर P लिखे हो ना, तो यहाँ पर भी अपने को P लिखना है। क्या हो जाएगा, PL/8, यही होता था, PL/8। और MBA जब हम लोग निकालते थे तो वो भी आपका PL/8 होता था। इधर MAB को माइनस ले लेते थे तो ये आपका प्लस हो जाता था, ये होता था, ये केस होता था। लेकिन जब इसमें देखेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे, तो क्वेश्चन में आपके पास एक तरफ तो फिक्स्ड सपोर्ट है लेकिन एक तरफ हिंज सपोर्ट है, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग मान लेते हैं कि हिंज सपोर्ट भी क्या है, हमारे पास फिक्स सपोर्ट है, ठीक है। तो लेट एज्यूम, हम लोग अज्यूम क्या कर रहे हैं, हिंज सपोर्ट को फिक्स्ड सपोर्ट एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना, तब कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब अपने पास एम, जब मैं बी ए निकालना चाहूंगा तो एम बी ए क्या निकल के आएगा, PL/8 निकल के आएगा, ठीक है। और MAB जब निकालना चाहूंगा तो वो भी PL/8 निकल के आएगा। लेकिन ये कब आएगा, किस केस में आएगा, जब हम लोग एज्यूम करेंगे हिंज सपोर्ट को फिक्स सपोर्ट। लेकिन वो तो एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, एक्चुअल में है क्या वैसा नहीं है, ठीक है। मतलब हम लोग ये एज्यूम कर लिए कि ये हिंज सपोर्ट नहीं है, फिक्स सपोर्ट है, जिसके कारण यहाँ पर एक मूवमेंट आ रहा था, इधर डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना। इधर आपका ऐसा डिफ्लेक्ट होता था तो इधर कौन सा मूवमेंट आता था, एंटी क्लॉकवाइज, और इधर कौन सा मूवमेंट आता था आपके पास, क्लॉकवाइज मूवमेंट आता था, ठीक है। हम लोग एम एज्यूम कर लिए हैं, ध्यान से समझना इसको, ये वाला क्वेश्चन समझ लोगे तो फिर सब क्वेश्चन बन जाएगा आपका फिक्स्ड एंड मूवमेंट का। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये टेबल से ही है। इधर हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता था, इधर क्लॉकवाइज मूवमेंट होता था, जब अपने पास फिक्स्ड सपोर्ट होता था, हिंज की जगह में होता था कि नहीं। यहाँ पर एम की वैल्यू हम लोग क्या निकाल लिए हैं, PL/8 निकाल लिए हैं, फिक्स्ड एंड मूवमेंट आपका PL/8 हो गया। लेकिन एक्चुअली में हिंज सपोर्ट के केस में एम की वैल्यू क्या होती है, एक्चुअली में देखा जाए तो हिंज सपोर्ट के केस में एम की वैल्यू 0 होती है कि नहीं। क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट नहीं है, वो हिंज सपोर्ट है, तो एम की वैल्यू 0 होना चाहिए। लेकिन हम लोग ले क्या लिए हैं, PL/8 ले लिए हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सेम मैग्नीट्यूड का एक मूवमेंट, सेम मैग्नीट्यूड का मूवमेंट इसी पॉइंट में, इसी बी पॉइंट में, ठीक है ना, इसी बी पॉइंट में मैं एक और मूवमेंट लगा देता हूँ सेम मैग्नीट्यूड का, ठीक है। समझ में आया? देखना ध्यान से, एक और मूवमेंट मैं लगा दिया हूँ अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का। देखो,
फिर से मैं बता देता हूँ, हिंज सपोर्ट में आपका मूवमेंट हम लोग मान लिए हैं m इक्वल टू पी एल बाई एट मान लिए हैं, लेकिन वो पी एल बाई एट ना होके जीरो होना चाहिए, इसलिए मैं सेम मूवमेंट मान लिया हूँ m इक्वल टू पी एल बाई एट का अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा, तो कुल मिला के जीरो हो गया इधर बी पॉइंट में आपका जीरो मूवमेंट हो गया कि नहीं। अब देखो क्या करेंगे, अपने को एम ए बी निकालना है, ठीक है ना, क्वेश्चन में अपने को एम ए बी निकालना है। अपने को पता है कि एम बी ए जो है वो तो जीरो ही है, भले हम लोग मान लिए हैं पी एल बाई एट, है ना। एम ए बी जब हम लोग निकालेंगे तो वो पी एल बाई एट हम लोग मान लिए हैं, ठीक है, लेकिन वो पी एल बाई एट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो पी एल बाई एट तो तब होता है जब आपका दोनों तरफ क्या होता, फिक्स होता, दोनों तरफ फिक्स नहीं है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कैरी ओवर मूवमेंट का कंसेप्ट लेंगे, ठीक है। जितना आपका फिक्स हिंज सपोर्ट में मूवमेंट माना है पी एल बाई एट, उसका आधा मेरे को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो एम ए बी इक्वल टू पी एल बाई एट जो पहले से है, साथ ही साथ मेरे को क्या जोड़ना है, उसमें क्या जोड़ना है, जोड़ना क्यों है वो मैं अभी बताता हूँ, घटा क्यों नहीं रहे हैं, जोड़ ही क्यों रहे हैं, तो उसका आंसर भी बताऊंगा। पी एल बाई एट और प्लस क्या हो जाएगा अपने पास, ये पी एल बाई एट का आधा मतलब पी एल बाई सिक्सटीन। अब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो 16 आपका एलसीएम आ जाएगा, 2 पी एल प्लस क्या हो जाएगा पी एल, मतलब अब आंसर आपके पास आएगा 3 पी एल बाई 16, 3 पी एल बाई 16। तो ये एम ए बी का वैल्यू होगा, ना कि आपका पी एल बाई एट, ठीक है। अब एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर देता हूँ, ठीक है ना, अभी अगर समझ में नहीं आया होगा तो अब समझ में जरूर आ जाएगा, ठीक है। सबको मिटा देते हैं हम और फिर से जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में हमको निकालने क्या बोला है, इसको अभी तक जितना भी बोला वो समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो जल्दी से एक बार सुन लेना। एम ए बी निकालना है, मतलब कि एम ए बी फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालना है, ए पॉइंट पे निकालना है। हम लोग जानते हैं कि फिक्स्ड एंड मूवमेंट अगर फिक्स्ड बीम रहता है तो क्या होता है, पी एल बाई एट होता, लेकिन ये फिक्स्ड बीम नहीं है, तो इस कारण से अपने को एज्यूम करना पड़ा हिंज सपोर्ट को फिक्स सपोर्ट, और फिक्स सपोर्ट एज्यूम किए तो अपने को क्या निकल के आ गया, आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक मूवमेंट निकल के आ गया, ठीक है, जो कि हमारे पास पी एल बाई एट ही होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं हिंज सपोर्ट में पी एल बाई एट नहीं होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, इसलिए सेम मैं मैग्नीट्यूड का मूवमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया एम का, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, है कितना, दोनों पी एल बाई एट है। अब मैं जब निकालूंगा एम ए बी, तो एम ए बी की वैल्यू पी एल बाई एट होता था, कब होता था, जब दोनों फिक्स होता है, लेकिन दोनों फिक्स नहीं है, तो अब मेरे को कैरी ओवर मूवमेंट जो हिंज में अपन माने हैं उसी का कैरी ओवर मूवमेंट मेरे को लेना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या होता था, माइनस पी एल बाई एट होता था कि नहीं, माइनस पी एल बाई एट होता था, ठीक है। अब जब मैं कैरी ओवर मूवमेंट लेता हूँ तो मेरे को पता है कि सेम मैग्नीट्यूड का ही मूवमेंट, ये तो है मैग्नीट्यूड को मैं कौन सा डायरेक्शन में माना, ये वाला, अब छोड़ो, ये वाला मैं माना हूँ ना, उसी के सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में जो पी एल बाई एट माना हूँ वो कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज ही है ये भी, मतलब माइनस है। तो अब उसी मैग्नीट्यूड का सेम क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इसी के साथ आगे, लेकिन आधा उसका माइनस होता है। कैरी ओवर मूवमेंट का कंसेप्ट क्या होता है, जितना भी मूवमेंट होता है उसका आधा फिक्स एंड में आता है, तो पी एल बाई सिक्सटीन हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब उसके बाद जो आंसर आएगा 3 पी एल बाई 16 हो जाएगा, माइनस में आंसर आएगा। तो अब आगे समझ में नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन जल्दी से समझ लेते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन अब समझेंगे, अब तो 100% समझ में आ जाएगा। देखो फिक्स्ड बीम है अपने पास, फिक्स्ड बीम है और एक तरफ अपने पास हिंज सपोर्ट है, ठीक है, और अब लगा हुआ है अपने पास यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है। इसमें मेरे को क्या बोल रहा है, ए पॉइंट है, इधर आपके पास बी पॉइंट है, एम ए बी निकालने बोल रहा है, मतलब फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालना है, ए पॉइंट में फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालना है। सबसे पहली बात जो पढ़े हैं उस चीज को यूज करना है। अगर ये फिक्स्ड बीम होता, अगर ये होल आउट यूडीएल होता, तो अपने पास एम ए बी क्या निकल के आता, एम ए बी क्या निकल के आता, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट निकल के आता, अगर ये डब्ल्यू का लगा हुआ है तो, अगर ये डब्ल्यू का लगा हुआ है तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट निकल के आता, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई, माइनस में लिख दो अगर चाहो तो, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, अच्छा 12, मैं इधर 8 बता दिया हूँ, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 निकल के आता, ठीक है। अब इतना नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ हिंज सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट तो है नहीं। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं एम बी ए निकालूंगा तो एम बी ए को भी मैं क्या मान लेता हूँ, प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 मान लेता हूँ, क्योंकि हिंज को मैं क्या एज्यूम कर लिया हूँ, हिंज को क्या एज्यूम कर लिया हूँ, फिक्स एज्यूम कर लिया हूँ तब। लेकिन उसी सेम मैग्नीट्यूड का मैं क्या कर दूंगा, एक मूवमेंट लगा दूंगा कैंसल आउट करने के लिए, ठीक है। अब ये वाले मूवमेंट का काम नहीं है ना, जो मैं कैंसल आउट करने के लिए मूवमेंट लगाया हूँ, जो मूवमेंट आ रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों लिया, क्लॉकवाइज क्यों नहीं लिया, ये पिछले क्लास में जाके समझोगे तो समझ में आएगा, ठीक है, ये सब मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर से जब एम की वैल्यू यहाँ पर डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, एम ए बी को देखना, एम ए बी हम लोग इतना माने हुए हैं, लेकिन इसी में क्या हो जाएगा, सेम मैग्नीट्यूड का जो हिंज सपोर्ट में आ रहा है उसी का आधा यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, है कितना, इतना, और इतने का आधा मतलब क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 24 आके इधर माइनस हो जाएगा। सेम मैग्नीट्यूड बोला ना, ठीक है ना, कैरी ओवर मूवमेंट हमेशा जो भी डायरेक्शन में रहता है उसी डायरेक्शन का इधर आता है, ठीक है। तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, पहले से तो ये एंटी क्लॉकवाइज है ही इसलिए माइनस है, ये भी पहले से एंटी क्लॉकवाइज है, इसका आधा करेंगे तो ये आके इसमें माइनस हो जाएगा। तो कुल मिला के दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, तो अब सॉल्व करना तो कोई भी कर सकता है। यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू डब्ल्यू एल स्क्वायर, माइनस में क्या हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 3 WL स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24, चाहो तो काट दो 8 हो जाएगा, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक। तो इस प्रकार से आप कैरी एम ए बी की वैल्यू ये आया है ना, ये एम ए बी की वैल्यू है, ना कि
WL² 12, ठीक है, WL² 12 लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये केस हम लोग समझ लिए। अब देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर समझ लिए हैं हम लोग तो। देखो अभी तक ये वाला क्वेश्चन देखना, ये ऊपर देखना, जो ब्लू लाइन है उसके ऊपर में जो क्वेश्चन है आपका, फिक्स्ड एंड मूवमेंट एट, क्या बोल रहा है, फिक्स्ड एंड ऑफ प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है अपने पास, जो कि फिगर में दिखाया गया है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम ड्यू टू अ कंसंट्रेटेड लोड P एट अ डिस्टेंस A फ्रॉम द फिक्स्ड एंड एज शोन इन द फिगर, ठीक है। देखो इसमें है कि आपका, इसमें भी आपका फिक्स्ड बीम नहीं है, मतलब बीम कैसा है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर है, एक तरफ आपका फिक्स्ड है, दूसरी तरफ हिंज है, ठीक है। अगर यही जो है, पहले तो जो मैं बताया हूँ उसको पढ़ना, अगर ये दोनों तरफ फिक्स्ड होता, अगर आपका लोड अलग अलग होता ए डिस्टेंस में और इधर से आपका बी डिस्टेंस में, तब मैं क्या बताया था, अगर ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो एम ए बी की वैल्यू कितनी होती है, एम ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका पी, ठीक है ना। अगर ये पी लोड लग रहा है तो पी ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एम बी ए की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका पी बी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, ये सब टेबल में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अभी आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि अपने पास यहाँ पर क्या क्या है, हिंज सपोर्ट है ना, हिंज सपोर्ट दिख रहा है, जहां पर हमको हिंज सपोर्ट दिख रहा है, इसको बी पॉइंट मान लो, इसको ए पॉइंट मान लो, ए पॉइंट में अपने को हिंज सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए अभी आंसर ये नहीं ले सकते। तो क्या लेते हैं, क्योंकि हम लोग बी पॉइंट में क्या मान लिए हैं, बी पॉइंट में क्या एज्यूम कर लिए हैं कि वो फिक्स सपोर्ट है, ठीक है ना। बी पॉइंट को हम लोग फिक्स सपोर्ट एज्यूम कर लिए हैं, तो अब मेरे को क्या एज्यूम करना पड़ेगा कि चलो ठीक है, मूवमेंट तो हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा दिए हैं, वैसे तो हिंज सपोर्ट में आता नहीं है, लेकिन फिक्स होने के कारण एक मूवमेंट लगा दिया है, तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट ले लेंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड आपका क्या होगा, तो पी बी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला ना, ठीक है, यही हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड। अब क्या करेंगे, जो आपका एम ए बी का वैल्यू है, एम ए बी का वैल्यू क्या है आपके पास, पहले से पी ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर है, ठीक है ना। इसी में मैं क्या करूंगा, इसका आधा मैग्नीट्यूड को कैरी ओवर लूंगा इधर, ठीक है, इसका आधा कितना हो जाएगा और उसके साथ जाके जोड़ दूंगा, ठीक है ना। तो पी बी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l स्क्वायर को मैं उधर जाके जोड़ दूंगा। तो अब इसको सॉल्व कर लो, सिंपल, 2l स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो टू पी ए बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा अपने पास, पी बी ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर से कॉमन निकाल लो, ठीक है, ये ब्लू लाइन को अब काट देना, इधर नीचे देखना। तो अब क्या हो जाएगा, जब मैं कॉमन निकालूंगा तो पी ए बी को कॉमन निकाल देता हूँ, तो बचेगा क्या, 2b प्लस ए बचेगा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2l स्क्वायर हो जाएगा। इसी को और सॉल्व करना चाहें तो हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू एल है ना, टोटल डिस्टेंस है कि नहीं। तो मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, b प्लस ए लिख सकता हूँ, ऊपर में देखना, और डिवाइडेड बाई क्या है अपने पास, 2l स्क्वायर है। तो अब ये क्या हो जाएगा, पी ए बी, तो इसको b प्लस एल नहीं लिख सकता हूँ, b प्लस एल, ठीक है, और डिवाइडेड बाई में 2l स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन देख लो कौन सा है आपके पास, पी ए बी बी प्लस एल, मतलब ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे पहले दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। बस आपका खेल जो है ना, हिंज को क्या मान लेते हैं हम लोग, फिक्स्ड मान लेते हैं। जब फिक्स्ड मानेंगे तो कितना मूवमेंट होगा, क्योंकि हिंज में जीरो होता है, इसलिए उसके अपोजिट भी मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, एक मूवमेंट लगाना पड़ेगा कैंसल आउट करने के लिए, और वो जो मूवमेंट कैंसल आउट करने के लिए लगाए हैं उसी का आधा कैरी ओवर क्या हो जाएगा, फिक्स्ड की तरफ आ जाता है और जुड़ जाता है, बस खत्म। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ऐसा टाइप का क्वेश्चन बनने लग जाएगा, ठीक। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, मूवमेंट एट ए एंड बी इन द फॉलोइंग फिगर विल सेटिस्फाइड विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। अच्छा, एम ए और एम बी निकालना पड़ेगा अपने को इस क्वेश्चन में, तभी आपका समझ में आएगा कि कौन सा रिलेशन को फॉलो कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है, ठीक। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पढ़े हुए हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना पड़ेगा इसमें, ठीक है। चलो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, करना क्या है सबसे पहले बता देता हूँ मैं, अगर अपने से बनेगा तो बना लेना। ये देखो मूवमेंट दिया हुआ है, मूवमेंट दिया हुआ है, फ्री एंड पे मूवमेंट दिया हुआ है, फ्री एंड पे मूवमेंट दिया हुआ है। जब इसको सी पॉइंट में ट्रांसफर कर दूंगा तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो इसी मूवमेंट को सी पॉइंट में ले आते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब ये जो फ्री एंड का कोई काम नहीं है। अब उसके बाद मेरे को निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जब मैं निकालूंगा तो मेरे पास दो मेंबर मिलेंगे, ए सी और सी बी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर तो निकालने आता है जरा, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर दोनों मेंबर का निकालो और उसके बाद फिर मूवमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा आपका मूवमेंट निकल के आ जाएगा, एम ए और एम बी। नहीं समझ में आया मेरे को पता है, तो इसको मैं बना के दिखाऊंगा अच्छे से तभी समझ में आएगा, ठीक है, बना के दिखाते हैं। देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है, डीएफ निकालते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। उसके लिए मेरे को सबसे पहले स्टिफनेस निकालना पड़ेगा, स्टिफनेस है ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का, स्टिफनेस ऑफ अ सिंगल मेंबर डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ ऑल स्टिफनेस, ठीक है ना, समेशन ऑफ स्टिफनेस ऑफ ऑल मेंबर, यही तो होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला। तो अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल रहा हूं मैं एसी के लिए, ठीक है ना, एसी के लिए निकाल रहा हूं। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपने को फार एंड क्या है,
फार एंड क्या है, फिक्स्ड है, तो मतलब 4EI डिवाइडेड बाई एल, इसका स्टीफनेस निकल के आ जाएगा। जबकि सेकेंड वाला मेंबर जो है आपका, ठीक है, एक मिनट रुक जाना, अभी इसको मिटा लो, अभी मेरे को स्टीफनेस पहले निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या किया, 4EI बाई जो एल निकल के आ रहा है वो स्टीफनेस AC के लिए है। जब मैं स्टीफनेस निकालूंगा, अच्छा AC ना लिख के इसको CA लिखना ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। CA क्यों लिखेंगे समझ में आ रहा है ना, क्योंकि फार एंड क्या है आपके पास, फार एंड ए में है ना, ए में जो है फिक्स सपोर्ट है, तो ए जो है आपका क्या है, फर्दर एंड है, ठीक। तो इसलिए 4EI बाई एल हो गया। लेकिन जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे इस वाले मेंबर को, जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3I दिया हुआ है, तो 4E इंटू आई की वैल्यू 3I पुट करना पड़ेगा, और जब एल की वैल्यू देखेंगे तो वहाँ 3L दिया हुआ है। वैसे आएगा वही सेम, ठीक है ना, 4EI डिवाइडेड बाई एल ही आएगा, ठीक है ना, KCA की वैल्यू, लेकिन फिर भी अपने को पता होना चाहिए, ठीक। वैसे ही जब हम लोग निकालेंगे KCB, ठीक है, तो फॉर्मूला 4EI डिवाइडेड बाई एल हो जाएगा फिर से, ठीक है। ई की वैल्यू क्या लिखेंगे, ई की वैल्यू ई ही है, लेकिन आई की वैल्यू अब 2I है, और एल की वैल्यू 2L है, तो फिर से सेम आ गया आपका पास, 4EI डिवाइडेड बाई एल ही आ गया, ठीक है ना, KCB की वैल्यू सेम ही आ गया फिर से। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर AC मेंबर के लिए निकालेंगे, ठीक है, तो हाफ आ जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जब हम लोग निकालेंगे CV मेंबर के लिए तो हाफ हो जाएगा, ठीक है ना, निकालने आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग, सिंगल मेंबर का जो स्टिफनेस है डिवाइडेड बाई टोटल, जोड़ दो दोनों को, उससे डिवाइड कर दो, हाफ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपसे बन जाता है, मैं ये समझ रहा हूँ क्योंकि पहले भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक। तो ये आ गया आपके पास। अब जब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकल के आ गया है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस मूवमेंट को, जो आपका फ्री एंड में मूवमेंट दिया हुआ है ना, उसी मूवमेंट को कहाँ शिफ्ट कर दो बोल रहा हूँ मैं, C पॉइंट पे शिफ्ट कर दो, ठीक है। इतना करने से कोई दिक्कत नहीं होगा आपके पास, ठीक है। ये जो C पॉइंट में जो मूवमेंट है उसको हम लोग यहाँ पर शिफ्ट कर दिए मूवमेंट को। अब मेरे को निकालना है MCA, ठीक है ना, एक बात के लिए MCA निकालना है। तो MCA जब हम लोग निकालेंगे तो जो मूवमेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो AC मेंबर का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है या फिर CA मेंबर का हाफ, ठीक है, मतलब कुल मिला के M/2 आ गया, ठीक है। M/2 क्या आ गया आपके पास, मूवमेंट आ गया MCA। लेकिन जब हम लोग MAC निकालेंगे, ठीक है ना, MA मतलब वो क्या है, MAC है, MB मतलब क्या है, MBC है, ठीक है ना, याद रखना। तो MAC या फिर MA लिख देता हूँ, MA की वैल्यू क्या होगा, हमको पता है कि MC की वैल्यू, CA मतलब यहाँ पर जो है M/2 है, तो M/2 का कैरी ओवर लेंगे ना, ठीक है ना, M/2 का कैरी ओवर लेंगे मतलब M/4 हो जाएगा आपके पास MAC का वैल्यू, ठीक है, या फिर MA का वैल्यू M/4 हो गया, ठीक है। अब यहीं पर हम लोग जब निकालेंगे MCB का वैल्यू क्या हो जाएगा, जितना आपका मूवमेंट है उस पॉइंट में उसको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब M/2 हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग निकालेंगे क्या, MBC, तो MBC आपका फिक्स्ड एंड है, इसलिए हम लोग कैरी ओवर मूवमेंट लेंगे आधा, जो भी आपका MCB है उसका आधा लेंगे कैरी ओवर मूवमेंट, तो M/4 हो जाएगा, तो MB भी निकल के आ गया। तो पहला वाला ऑप्शन क्या सही है क्या, MA इक्वल टू MB, यहाँ पर देखो ना MA की वैल्यू कितना निकल के आया M/4, MB का वैल्यू कितना निकल के आया, इसको MB भी बोल सकते हैं M/4, मतलब पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन सही है क्या, MA बड़ा है बोल रहा है MB से, ये तो दूसरा ऑप्शन गलत है। उसके बाद C वाला ऑप्शन देखो, C वाला ऑप्शन सही है क्या, MA इज इक्वल टू 0.25 M मतलब M/4, 0.25 M मतलब M/4 ही तो है, M/4 ही वैल्यू है। A और C दोनों सही है, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, D हो जाएगा, ऑप्शन डी, A और C दोनों सही है। एक बार फिर से देख लेना वीडियो को, सब समझ में आ जाएगा, अगर नहीं समझ में आया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। वैसे मैं धीरे धीरे आराम से बता रहा हूँ, चाहता तो मैं जल्दी जल्दी बता सकता था। फॉर अ रिजिड फ्रेम shown below, the force required for the moving the girder AB through a horizontal displacement delta is given by, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन समझ लिया मतलब ये वाला यूनिट खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद जितना भी क्वेश्चन आएगा वो आपको बन जाएगा एग्जाम में, ठीक। देखो हम लोग जो आज कंडीशंस पढ़े हैं ना, स्वे का कंडीशन पढ़े हैं, फिक्स्ड एंड मूवमेंट क्या होता है स्वे कंडीशन में, 3 कंडीशन पढ़े हैं। उसके ऊपर का जो 2 कंडीशन था, पहला और दूसरा कंडीशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बोला था, ठीक है, वही कंडीशन आपका यूज होगा यहाँ पर। देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो प्रॉपर्टी बता देता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। हम लोग देख रहे हैं, इसको देखना ना, सिर्फ आपका लेफ्ट वाले कॉलम को देखेंगे, उसको हॉरिजॉन्टल बना रहा हूँ। उस कॉलम को जब मैं हॉरिजॉन्टल बनाऊंगा, इसको नाम भी दे देता हूँ, मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ठीक है। ए, अच्छा ए तो आपका पहले से दिया हुआ है, तो इसको हम लोग डी पॉइंट मान लेते हैं, डी मान लेते हैं इसको, ये आपका डी है, और यहाँ पर आपका लोड लग रहा है, ठीक है। इस लोड के कारण क्या हो रहा है, ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसा कुछ हमारा स्ट्रक्चर जो है इसको फिक्स मान लो, ठीक। इस लोड के कारण क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं बोला था कि डिफ्लेक्शन आएगा वो किसी भी कारण से हो सकता है, ठीक है। हम लोग उस समय मान रहे थे कि डिफ्लेक्ट हो रहा है हमारा बीम, लेकिन किस रीजन के कारण डिफ्लेक्ट हो रहा है वो नहीं पता था। लेकिन इस क्वेश्चन में तो पता है कि किस रीजन के कारण डिफ्लेक्ट हो रहा है हमारा बीम, ये जो लोड लग रहा है आपका हॉरिजॉन्टल लोड पी, उसके कारण डिफ्लेक्ट हो जा रहा है आपका,
ठीक है, ये बोला है ना, यहाँ पर बोला है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस्ड हो रहा है किसके कारण, इस लोड के कारण। फॉर अ रिजिड फ्रेम जोन इन द फिगर फोर्स रिक्वायर्ड फॉर मूविंग द गर्डर, और पी का वैल्यू निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं प्रॉपर्टी बताना चाह रहा हूँ, ठीक। जब हम लोग इसको, मैं ए माना हूँ, ये ए है, ये आपके पास डी है, हम लोग एम डी ए जब निकालते थे, ठीक है ना, पहली बार तो ये आपका क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में मूवमेंट आएगा, और इधर भी आपका क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में मूवमेंट आएगा ए पॉइंट में, इतना तो आपको पता है, ठीक है। कितने में आता था, तो दोनों आपका माइनस में आता था, 6 EI डेल्टा डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, और एम ए डी जब हम लोग निकालेंगे तो वो भी आपका -6 EI डेल्टा डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, अभी जस्ट शुरू में पढ़ के आए हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब एम की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया, 6 EI डेल्टा डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, और इधर भी आपका एम का वैल्यू 6 EI डेल्टा डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर आ गया, इतना में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर इतना को मिटा देता हूँ, ठीक है। मूवमेंट मैं ऊपर लिख दिया हूँ, कितना मूवमेंट आ गया, मेरे को चाहिए फोर्स, ठीक है, मेरे को चाहिए फोर्स। देखो एक्चुअली में क्या होता है, स्टीफनेस इज इक्वल टू पी बाई डेल्टा होता है, या फिर एम बाई थीटा होता है, ठीक। मतलब जो ये डिफ्लेक्शन आता है वो किसके कारण आ रहा है, फोर्स के कारण। मैं बताया था ना, स्टीफनेस होता क्या है, फोर्स रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट डिफ्लेक्शन का जो कारण होता है वो फोर्स होता है, ठीक है। तो ये जो फोर्स आ रहा है, इसी के कारण हमारा जो स्ट्रक्चर है वो डेल्टा का डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो ये फोर्स होता कितना है, ये फोर्स होता कितना है, ये होता है आपका 12 EI डेल्टा डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, सॉरी एल स्क्वायर नहीं, एल क्यूब, ये फोर्स होता है, याद रखना, ठीक है। ये कंडीशन है आपका, ये वही कंडीशन है ना जो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, 6 EI डेल्टा डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर तो मूवमेंट है, यहाँ पर फोर्स पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो फोर्स होता है 12 EI डेल्टा डिवाइडेड बाई एल क्यूब, ये क्या होता है, फोर्स होता है। और इसी फोर्स के कारण क्या हो रहा है, हमारा स्ट्रक्चर जो हो रहा है डिफ्लेक्ट होता है, ठीक। तो इसको आपको अभी से याद रखना पड़ेगा, इसको लिख लेना अगर चाहो तो, ठीक है। आगे बढ़े हम, अब सेकंड केस पढ़ते हैं। जो हम लोग सेकंड केस पढ़े हुए थे, इसको मिटा रहा हूँ मैं, 12 EI डेल्टा डिवाइडेड बाई एल क्यूब को लिख लेना कि फोर्स की वैल्यू क्या होती है। अच्छा यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ, फोर्स की वैल्यू तो आपको पता चल गया, ठीक है ना, फोर्स की वैल्यू आपको पता चल गया, के इज इक्वल टू पी बाई डेल्टा होता है, ठीक है। अगर आपको स्टीफनेस पूछता है इसी सेम कंडीशन में, ठीक है ना, ये जो कंडीशन अभी देख रहे हैं, ये जो कंडीशन अभी देखे हैं, इसी सेम कंडीशन में फोर्स आपको पता चल गया कि फोर्स होता है 12 EI डेल्टा डिवाइडेड बाई एल क्यूब, लेकिन इसी केस में आपको स्टीफनेस पूछता, तो स्टीफनेस निकालो बोलता, तो स्टीफनेस का फॉर्मूला होता है अपने पास पी बाई डेल्टा करके, होता है कि नहीं। तो यहाँ पर पी अपने को पता है 12 EI डेल्टा डिवाइडेड बाई एल क्यूब होता है करके, उसको फिर डेल्टा से डिवाइड कर दो, मतलब डेल्टा और डेल्टा कट गया, तो बचा क्या, 12 EI डिवाइडेड बाई एल क्यूब, यही होता है स्टीफनेस, ठीक है। तो चाहो तो केस लिख लो, ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट का केस है ये, ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट का केस है, ठीक है। ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट का केस है, ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट मतलब समझ रहे हो ना, ये जो होता है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेस हो रहा है, डेल्टा का डिफ्लेक्शन आ रहा है। इस केस में पहला अगर बोलेगा फार एंड इज फिक्स्ड, ठीक है, यहाँ पर फार एंड फिक्स्ड है ना, तो फार एंड जब फिक्स होता है उस केस में आपको स्टीफनेस पूछेगा, तो यही होता है 12 EI डिवाइडेड बाई एल क्यूब। आगे समझ में, बहुत सारी चीजों को इसी में बता दे रहा हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, लेकिन इसको 2-3 बार वीडियो को देखोगे ना समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बताया फोर्स क्या होता है, फोर्स में बता दिया, तो इस फॉर्मूले का यूज करके स्टीफनेस कितना होता है बता दिया, स्टीफनेस तो बता दिया, लेकिन वो कंडीशन कौन सा है वो पता होना चाहिए। ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट का कंडीशन है जब फार एंड क्या होगा, फिक्स्ड होगा, उस केस में आपका आता है, डायग्राम आपका यही बनेगा, और इसी डायग्राम में आपका स्टीफनेस का वैल्यू जो है 12 EI डेल्टा डिवाइडेड, सॉरी 12 EI बाई एल क्यूब, ये स्टीफनेस है, और डेल्टा को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा इधर आ जाएगा ना, स्टीफनेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फोर्स बन जाएगा, ठीक। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, सेम केस अभी और पढ़ेंगे सेम, तो वो अब रिविजन हो जाएगा, देखना थोड़ा सा बस डिफरेंस है उसमें, अगर ये नहीं समझ में आया तो वो वाला क्वेश्चन अभी जो मैं बताने वाला हूँ उसको अच्छे से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ मैं क्वेश्चन के साथ ही आपको जो तो थोड़ा बहुत कंसेप्ट है उसको भी क्लियर करते जा रहा हूँ, याद रखना। ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें कंसेप्ट मेरे को और बताना पड़ रहा है, इसके बाद के क्वेश्चन में नहीं बताना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है साथ ही साथ, ठीक है। सेकंड केस हम लोग पढ़े थे स्वे का, ठीक है ना, शुरुआत में, आज की क्लास के शुरुआत में जो सेकंड केस पढ़े थे उसमें एक तरफ आपके पास हिंज था और एक तरफ क्या था आपके पास, फिक्स्ड था, ठीक है, और डिफ्लेक्शन ऐसा कुछ हो रहा था हमारा, ठीक है। इस एंड को मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, अभी डायग्राम को छोड़ो, अभी क्वेश्चन को छोड़ो, कंडीशन हम लोग देख रहे हैं, है ना। इसी कंडीशन से ये वाला क्वेश्चन बनेगा, याद रखना, ध्यान से समझते रहना। अब देखो डिफ्लेक्शन कितने का शो कर रहा है आपको, डेल्टा का डिफ्लेक्शन ये शो कर रहा है, ठीक है, डेल्टा से डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, यहाँ पर जो मूवमेंट आएगा वो जीरो होगा, जाहिर सी बात है, और यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन आ रहा है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट आएगा। कितना आता था, मैं बोला था एम बी ए की वैल्यू कितनी होती थी, माइनस में 3 EI डेल्टा डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर होता था,
जबकि एम ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सब तो पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो नया चीज क्या आएगा, नया चीज आएगा, देखना ऊपर में एक फोर्स लगेगा, और फोर्स के कारण ये डिफ्लेक्शन अपने को शो करने मिला है, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्टीफनेस इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई डेल्टा। तो मतलब जो डिफ्लेक्शन आता है वो किसी ना किसी लोड के कारण आता है। तो इस केस में लोड की वैल्यू क्या होती है, ये चीज भी आपको याद रखना है। ये होता है आपका 3 EI डेल्टा डिवाइडेड बाई एल क्यूब। ठीक है, इससे पहले वाले केस में कितना होता था, 12 EI डेल्टा डिवाइडेड बाई एल क्यूब। ये वाले केस में आपका पी का वैल्यू क्या होता है, 3 EI डेल्टा डिवाइडेड बाई एल क्यूब। ठीक है, मतलब लिखना चाहो तो लिख लेना, ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट का केस है ये भी। ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट के केस में, डिस्प्लेसमेंट के केस में आपको क्या पूछ रहा है, स्टीफनेस पूछ रहा है, स्टीफनेस पूछ रहा है या फिर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। ठीक है, स्टीफनेस को डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, स्टीफनेस पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, वेन फार एंड क्या है आपका, फार एंड हिंज्ड है ना, फार एंड हिंज्ड है। इस केस में आपका स्टीफनेस के का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 3 EI बाई एल क्यूब। डेल्टा में क्यों नहीं लगाया हूँ, क्योंकि डेल्टा लगाऊंगा तो वो फोर्स बन जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर से देख लो, यहाँ पर से देख लो, पी का वैल्यू मैं बताया हूँ 3 EI डेल्टा डिवाइडेड बाई एल क्यूब। अब डेल्टा से डिवाइड करोगे तो स्टीफनेस मिल जाएगा। ठीक है, इस केस को भी लिख लेना। ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट के केस में जब आपको स्टीफनेस पूछ रहा है, जब आपका फार एंड क्या है, हिंज्ड है, तब ये होगा। जब फार एंड फिक्स्ड था तो इससे पहले मैं बताया था 12 EI डिवाइडेड बाई एल क्यूब होता है करके। अब आपको पूरा कंडीशन समझ में आ गया है। अब इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो खुद से बना सकते हो। ठीक है, अब ये मैं पूरे कंडीशन को अभी यहाँ से निकालने वाला हूँ। ठीक है, अब देखना, इस क्वेश्चन को समझ लिए तो फिर आंसर अपने आप निकल जाएगा। इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ना। रिजिड फ्रेम है जो कि दिख रहा है अपने को। ठीक है, फोर्स रिक्वायर्ड मतलब फोर्स पूछ रहा है, पी का वैल्यू पूछ रहा है। फॉर मूविंग द गर्डर ए बी, मतलब जो गर्डर ए बी जो दिख रहा है ना, ये जो ए बी गर्डर है उसको ये फोर्स पी जो है डिस्प्लेस कर रहा है ना, डिस्प्लेस कर रहा है। और डिस्प्लेस कितना कर रहा है, डेल्टा का डिस्प्लेस कर रहा है। तो अपने को फोर्स निकालना है। ठीक, अब देखो इसको मैं क्या करता हूँ, दोनों जो लेग है, एक बार दोनों लेग को मैं हॉरिजॉन्टली बनाऊंगा। अगर पहला वाला लेग जो है इसको मैं अगर डी नाम दे दूं और इसको अगर मैं सी नाम दे दूं, इस वाले पॉइंट को, ठीक है, डी और सी, तो हॉरिजॉन्टली अगर मैं बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये पहला केस बन जाएगा। और दूसरे डायग्राम को जब मैं बनाऊंगा, इधर आपका डी था, इधर आपका ए है, दूसरे डायग्राम को जब मैं बनाऊंगा तो एक तरफ हिंज हो जाएगा, इसको मैं सी नाम दे देता हूँ, और इस तरफ क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है ना, ए और बी पॉइंट को फिक्स मानो ना, फिक्स है वो। ठीक है, फिक्स मानते हैं, फिक्स हमेशा मानना है। जो आपका इंटरमीडिएट सपोर्ट है ना, सपोर्ट नहीं, इंटरमीडिएट जो लेंथ है उसको हमेशा फिक्स ही मानोगे ना। ठीक, और वैसे भी ये रिजिड जॉइंट है बोल रहे हैं, फ्रेम में हमेशा हर एक जॉइंट रिजिड होता है, मतलब फिक्स ही होगा। ठीक, तो ऐसा हो गया आपका, ये बी पॉइंट हो गया। और ये भी कुछ डिस्प्लेस हो रहा है ऐसा, किसके कारण, फोर्स पी के कारण। ठीक, अच्छा यहाँ पर थोड़ा डायग्राम सुधार लेना, डिस्प्लेस तो हो रहा है लेकिन डिस्प्लेस का डायग्राम भी याद रखना, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ए का डायग्राम अलग होगा, पहला वाला डायग्राम, दूसरा वाला डायग्राम अलग होगा। अब देखो, अब डायग्राम समझ में आ गया तो आपको समझ में आ गया होगा, वो वैल्यू पी का पूछा है। ठीक है, इधर भी आप जानते हो पी क्या होता है और इधर भी आप जानते हो पी की वैल्यू होती क्या है। पहले वाले केस में पी की वैल्यू होती है 12 EI डेल्टा डिवाइडेड बाई एल क्यूब, और सेकंड वाले केस में होता है आपका 3 EI डेल्टा डिवाइडेड बाई एल क्यूब। खत्म, आप लोग खुद से ही बता दिए। अब क्या करना है मेरे को, ये पी टोटल फोर्स है ना भाई, टोटल फोर्स है, दोनों को जोड़ दो ना भाई, आंसर आ जाएगा आपका। आ गया 15 EI डेल्टा डिवाइडेड बाई एल क्यूब, खत्म। ये कंडीशन का ही था सब खेल, जिसको ये नहीं पता वो ये वाला क्वेश्चन छोड़ के आ जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन अगर समझ में आ गया तो आपको कुछ नहीं करना था, इसको मैं तोड़ दिया भाई, है ना, और तोड़ने के बाद आपका आंसर आ गया। ठीक, खत्म, आगे बढ़ते हैं। तो ये अभी तक का सबसे कठिन क्वेश्चन था बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, आने वाले जो भी क्वेश्चन है वो सब इससे आसानी है। ठीक है, यही सबसे कठिन क्वेश्चन था जो अभी पढ़ लिया। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से करते हैं। फॉर फ्रेम्स ऑन फिगर द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर मेंबर बी सी बी ए के लिए डिस्ट्रीब्यूशन, देखो ये सब अपने से बन जाएगा आपको। ठीक है, अगर बन जाता है तो जल्दी जल्दी अपने से बनाते रहना, बाकी मैं तो बता गया हूँ। इधर देखना, इधर जो आपका खाली स्थान है वहां पर मैं बताऊंगा। पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, इसमें अपने को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है बीसी और बीए मेंबर में। ठीक है, बीसी और बीए मेंबर दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, मतलब आपका कॉमन पॉइंट बी है। ठीक, देखो होता क्या है कि बीसी मेंबर को पहले देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग स्टिफनेस जब हम लोग निकालेंगे तो 4 EI डिवाइडेड बाई एल, फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ। फार एंड फिक्स है ना आपका, सी एंड को फिक्स मानो ना भाई, है ना, फार एंड फिक्स है, तो 4 EI की वैल्यू जब रखोगे तो 2 EI हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एल जब करोगे तो एल की वैल्यू क्या है, 8 हो जाएगा। स्टिफनेस की वैल्यू क्या आया, ई आई आया। ठीक है ना, मतलब कि
के बी सी की वैल्यू आ गया। और जब मैं निकालूंगा आपका बी ए मेंबर के लिए, बी ए मेंबर के लिए जब स्टीफनेस निकालूंगा तो यहाँ पर से फिर से वही हो जाएगा 4EI, यहाँ पर EI की वैल्यू EI है और डिवाइडेड बाई एल जब मैं करूंगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है ना, एल की वैल्यू 6 है। तो ये क्या हो गया, इसको चाहो तो काट सकते हो, तो 2EI डिवाइडेड बाई क्या आ गया, 3 आ गया के बी ए का वैल्यू। अब जब के बी ए आ गया, अब हमको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बीसी में जब निकालोगे, ठीक है, बीसी में जब निकालोगे तो ई आई बीसी का जो आपका सिंगल स्टिफनेस है उसको डिवाइड कर दोगे टोटल स्टिफनेस से, मतलब ई आई प्लस 2EI डिवाइडेड बाई 3 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। इसको पहले से ही सॉल्व करके रखना कि टोटल स्टिफनेस कितना होता है, कितना हो जाएगा आपका 5EI, ठीक है ना। इसको नीचे वाले डिनोमिनेटर को तो ये क्या हो जाएगा 5EI डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर जाके 3/5 हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बीसी में 3/5 आ गया। 3/5 को आप चाहो पॉइंट में दिया है ऑप्शन में तो कितना हो जाएगा आपका 0.6 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी दिख गया वैसे। लेकिन हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किसके लिए निकाल के देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को नेक्स्ट मेंबर के लिए भी निकाल के देखेंगे, मतलब बी ए मेंबर के लिए भी निकाल के देखेंगे, ठीक है। जब बी ए मेंबर के लिए निकाल के देखेंगे तो इसका जो सिंगल स्टीफनेस है वो 2EI डिवाइडेड बाई 3 निकल के आ रहा है, जबकि टोटल स्टीफनेस अभी हम लोग निकाल के देखे कितना आ रहा था 5EI, ठीक है, 5EI डिवाइडेड बाई कितना आ रहा था 3 आ रहा था ना, 3 आपका कट गया तो आंसर आ गया 2/5, मतलब आंसर कितना हो गया 0.4, 0.4 और 0.6 आ गया आपका आंसर। बन जाएगा यार, अपने से भी करोगे तो ध्यान से करोगे ना सब बन जाएगा। सब क्वेश्चन वैसे ही है आने वाला जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर अभी नहीं समझ में आया तो अभी समझ में आ जाएगा। करना क्या है, अपने को डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है बी ए बी सी और बी डी में, ठीक है, बी ए बी सी और बी डी में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालो बोल रहा है। तो हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे तो बी पॉइंट अपने को कॉमन पॉइंट दिख रहा है, और उसके अलावा जो अपोजिट जो भी पॉइंट है, मतलब इधर आपका ए पॉइंट है, इधर आपका सी और नीचे वाला डी पॉइंट है, सभी आपका क्या है फार एंड फिक्स्ड का केस है, सभी में 4EI डिवाइडेड बाई एल होगा, ठीक। तो इधर जल्दी से देखना, जब हम लोग बी ए मेंबर के लिए देखेंगे तो बी ए का जो स्टीफनेस निकल के आएगा 4EI डिवाइडेड बाई एल, मतलब 4 होगा, ठीक है। और ई तो ठीक है लेकिन आई की वैल्यू 2I रखना पड़ेगा, ठीक है, 2I रखना पड़ेगा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका एल हो जाएगा। एल की जगह में क्या हो जाएगा आपका 2L रखेंगे, एल की जगह में क्या रखेंगे हम लोग 2L रखेंगे, तो ऐसा जब करेंगे तो ये 4EI डिवाइडेड बाई एल आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे के बी सी निकालेंगे, ठीक है, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे के बी डी निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे। देखो इसको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, होमवर्क दे रहा हूँ, इसको बना के लाना, आंसर इसका ए आता है, ठीक है, देख लेना सॉल्व कर लेना। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंकि वही वही क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ही निकालना है, उसी को बनाते बैठे रहेंगे तो आगे का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, इसमें अपने को निकालना क्या है, इसमें पहली बात बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द बेंडिंग मोमेंट एट द फिक्स्ड सपोर्ट ऑफ द बीम इज इक्वल टू, मतलब जो फिक्स सपोर्ट है, ये फिक्स सपोर्ट को अगर मैं मान लेता हूँ कैपिटल ए, ठीक है, ए पॉइंट में आपका फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पर अपने को निकालना है फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालना है कुल मिला के। अब देखो कोई सा केस तो बन नहीं रहा है फिक्स्ड एंड मूवमेंट का, तो कभी कभी अपने को दिमाग से भी काम लेना पड़ता है, कैरी ओवर मूवमेंट के कंसेप्ट से बनेगा। मेरे को इस पॉइंट में अगर मूवमेंट मिल जाए तो मैं उसका कैरी ओवर ले लूंगा इस तरफ और आंसर आ जाएगा, इतना सिंपल है। इस पॉइंट में मूवमेंट कितना होगा बता दो, इस पॉइंट में मूवमेंट क्या होगा फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस मतलब पी ए, ठीक है ना, पी ए क्या हो जाएगा मूवमेंट हो जाएगा ना। ये वाला जो पॉइंट अगर मैं इसको कैपिटल बी मान लूँ तो कैपिटल बी जो सिंपली सपोर्ट है उसमें आपका क्या हो जाएगा पी ए मूवमेंट नहीं आ जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, और कौन सा डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उसी सेम डायरेक्शन का आधा वैल्यू में पी ए/2, मतलब आंसर क्या आ गया ऑप्शन बी पी ए/2। अगर दोनों रहता है ऑप्शन में पी ए/2 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसा करके लिखा रहता, ऑप्शन ए में कुछ लिखा रहता क्लॉकवाइज लिखा रहता, ऑप्शन बी में लिख लिया रहता एंटी क्लॉकवाइज, तो उस केस में आपको बताना पड़ता कि वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है कौन सा क्लॉकवाइज ही होगा ना। जो मूवमेंट इधर है, जो मूवमेंट आपका बी पॉइंट में है वही मूवमेंट सेम मूवमेंट क्या होगा ए पॉइंट में भी होगा ना, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसमें पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में द मूवमेंट क्या लिखा है मूवमेंट एट सपोर्ट ए, मूवमेंट एट सपोर्ट ए ऑफ द बीम, सेम क्वेश्चन है अभी जो पहला वाला क्वेश्चन बना है, ठीक है ना। ए पॉइंट मतलब ए पॉइंट में आपका फिक्स्ड सपोर्ट है, यहाँ पर मूवमेंट निकालना है, तो कैरी ओवर मूवमेंट का कंसेप्ट, यहाँ पर मूवमेंट कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 होगा, 90 का आधा कितना हो जाएगा 45, तो आंसर क्या हो जाएगा 45 किलो न्यूटन मीटर। ए होगा कि बी होगा क्लॉकवाइज होगा, ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, ऊपर आ जाना ये वाला, ठीक। यहाँ पर हमको बोल रहा है कि टू स्पान कंटिन्यूअस बीम ए बी सी इज सिंपली सपोर्टेड ए सी, चलो इसको बता देता हूँ मैं जल्दी से। ये आपका फिक्स्ड एंड मूवमेंट का कंडीशन यूज होगा
क्या बोल रहा है देखना, एक एक लाइन बोलते जा रहा हूँ और डायग्राम भी बनाते जाऊंगा। टू स्पान है कंटिन्यूस बीम ए बी सी का, ए बी सी का, ठीक है। इस सिंपली सपोर्टेड एट ए एंड सी, ए और सी में क्या है, सिंपली सपोर्टेड है। एंड क्या बोल रहा है उसके बाद, एट ए एंड सी इज कंटिन्यूस ओवर बी, मतलब बी में आपका कंटिन्यूस है, इधर भी आपका वही सपोर्ट है, हिंज लगा लो, रोलर लगा लो, ठीक है। बी पॉइंट में भी आपका सपोर्ट है। स्पान ए बी जो है, स्पान ए बी 6 मीटर का है, स्पान बी सी जो है ये भी आपका 6 मीटर का है, दिया है क्वेश्चन में। द बीम कैरीज अ यूडीएल ऑफ 2 टन पर मीटर ओवर बोथ द एंड्स, ठीक है, पूरे एंड्स में 2 टन, 2 टन पर मीटर के हिसाब से लोड लगा हुआ है ना। द बीम कैरीज द यूडीएल ऑफ 2 टन मीटर ओवर बोथ द एंड्स, बोथ द स्पान्स, एंड ई आई इज कांस्टेंट एंटायर, मतलब ई आई फ्लेक्सुरल रिजिडिटी दिया हुआ है, और द फिक्स्ड एंड मूवमेंट एट ए निकालना, बी निकालना है, सॉरी। बी पॉइंट आपको दिख रहा है कि नहीं, जो बी पॉइंट आपको दिख रहा है, उसी बी पॉइंट में क्या निकालना है, इसी बी पॉइंट में हमको निकालना है, क्या हो जा रहा है, ठीक है, इसी बी पॉइंट में हमको क्या निकालना है, फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालना है। तो जल्दी से निकाल लो ना भाई। देखो सबसे पहले जो इंटरमीडिएट पॉइंट है वो तो फिक्स सपोर्ट होगा ही, ठीक है ना, इंटरमीडिएट पॉइंट हमेशा फिक्स सपोर्ट होता है, इंटरमीडिएट सपोर्ट मतलब भले वो हिंज हो लेकिन वो फिक्स की तरह ही काम करता है। लेकिन हम लोग ए पॉइंट और सी पॉइंट में जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर अपने को फिक्स सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिक्स्ड एंड मूवमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे जब अपने को देखने नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन में आपको वही बोला है ना कि फिक्स्ड एंड मूवमेंट एट बी इन स्पान बी ए और बी सी, दोनों के लिए नहीं निकालना है, याद रखना, या तो बी ए में निकालो बोल रहा है फिक्स्ड एंड मूवमेंट को, या तो बी सी में निकालो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा क्योंकि आपका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो चलो मैं बी सी में निकालना चाह रहा हूँ, मैं एम बी सी निकालूंगा, ठीक है ना, एम बी सी निकालूंगा, फिक्स्ड एंड मूवमेंट बी सी। तो एक तरफ तो अपने को फिक्स सपोर्ट मिल गया, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो गया, हिंज सपोर्ट अब बन गया। 10 बार तो क्वेश्चन कर चुके हैं ये वाला, ठीक है। एमबीसी निकालना है, पहले तो आना कितना चाहिए, WL² बाई 12 आना चाहिए। W की वैल्यू जब रखोगे 2, L की वैल्यू जब रखोगे तो 6 × 6, और नीचे में आपका 12 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, और ये हो जाएगा आपका 6 एमबीसी का वैल्यू आना चाहिए था, तब के केस में आता जब आपका सी पॉइंट भी क्या होता, फिक्स सपोर्ट होता, लेकिन सी में फिक्स सपोर्ट नहीं है। तो देखा जाए तो एम सी बी का वैल्यू भी 6 ही आएगा, ठीक है ना। जब आप फिक्स सपोर्ट मानोगे ना, हिंज सपोर्ट को जब फिक्स सपोर्ट मानोगे तो एक माइनस में आएगा भले और एक प्लस में आता था, ठीक है ना, यही होता था ना। अगर एमबीसी को प्लस ले रहे हो तो एमसीबी माइनस हो जाएगा, तो 6 इधर भी आ गया। अब इसी का आधा मैं कैरी और मूवमेंट लूंगा आपका फिक्स में, और उसके साथ जाके जोड़ दूंगा, इसका आधा कितना हो जाएगा 3, आंसर कितना आ गया 9। 9 ऑप्शन में कौन सा है आपका, ऑप्शन बी, ठीक। आगे देखते हैं, देखो ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है, सिंगल बे सिंगल स्टोरी पोर्टल फ्रेम, पहले तो बनाने आना चाहिए। सिंगल बे मतलब ये होता है आपका सिंगल बे, ठीक है ना। सिंगल बे सिंगल स्टोरी पोर्टल फ्रेम हैज अ हिंज एट लेफ्ट सपोर्ट, लेफ्ट सपोर्ट में हिंज है बोल रहा है भाई, ठीक है। लेफ्ट सपोर्ट में क्या है बोल रहा है, हिंज है बोल रहा है, तो लेफ्ट सपोर्ट में हिंज में लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। राइट सपोर्ट में क्या बोल रहा है, राइट सपोर्ट फिक्स्ड है बोल रहा है, रिजिड है बोल रहा है, ठीक है। इट इज लोडेड एज यूडीएल ऑन द बीम, मतलब कि यूडीएल लगा हुआ है पूरे बीम में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्डिंग टू द डिफॉर्मेशन ऑफ द फ्रेम, कुल मिला के स्वे किस डायरेक्शन में होगा ये आपको पता करना है। बता चुका हूँ यार, स्वे का कंडीशन बताया था, स्वे है कि नॉन स्वे हमारा फ्रेम है, अगर स्वे है तो कौन से डायरेक्शन में स्वे हो रहा है, ये सब मैं बता चुका हूँ। पहली बात तो एक तरफ मतलब लेफ्ट तरफ में आपका हिंज सपोर्ट है तो इसकी स्टिफनेस कम होगी, राइट में आपका क्या है फिक्स है तो इसकी स्टिफनेस क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब ये यूडीएल लगा हुआ है तो इस यूडीएल के कारण स्वे तो होगा, मतलब स्वे तो होगा हमारा स्ट्रक्चर, लेकिन स्वे कौन से डायरेक्शन में होगा, तो लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, ठीक। ये सब कंडीशन में बता चुका हूँ, तो इसका आंसर क्या होगा, लेफ्ट साइड में क्या होने वाला है, स्वे होने वाला है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है, रिजिड पोर्टल फ्रेम सोन इन द गिवन फिगर विल नॉट हैव एनी साइड स्वे, मतलब ये बोल रहा है कि जो गिवन जो डायग्राम है वो स्वे नहीं होगा, कब स्वे नहीं होगा, जब जब ऑप्शन ए, अच्छा ऑप्शन ए से पहले दो कंडीशन भी बोला है कि I1 क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉलम क्रॉस सेक्शन, मतलब कॉलम का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I1 है, और जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है, ठीक है, या फिर बीम है, बीम का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I2 है बोल रहा है, ठीक। इट इज सब्जेक्टेड टू वर्टिकल लोडिंग ओनली, स्वे कब नहीं होगा, ऑप्शन ए सही है क्या, इट इज सब्जेक्टेड टू वर्टिकल लोडिंग ओनली, कैसे बोल सकते हैं हम लोग, वर्टिकल लोडिंग ओनली, उसको पूरा बोलना चाहिए था, वर्टिकल लोड तो है लेकिन वर्टिकल लोड सेंटर में है, वर्टिकल लोडिंग ओनली बोल रहे हैं। तो ये जो वर्टिकल लोड जो दिख रहा है, वर्टिकल लोड अगर मैं इधर लगा दूं लेफ्ट में तो क्या स्वे नहीं होगा, हो सकता है स्वे, है ना, इसलिए आपका ऑप्शन नहीं बोल सकते अपन, पहला ऑप्शन पूरी तरह से सही नहीं है। दूसरा बोल रहा है I2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ I1, मतलब I2 की वैल्यू दोगुना है I1 से, उसका रिलेशन क्या है, स्वे स्वे तो जनरली जो कॉलम मेंबर होता है उसमें हम लोग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को देखते हैं, ठीक है ना, इसको कंपेयर हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल मेंबर से कंपेयर कर रहा है इधर I1 का, तो ये उतना सही नहीं है।
ठीक, आगे हम लोग देखते हैं लोडिंग इज सिमेट्रिकल अबाउट इट सेंटर। हाँ ये सही है। देखो लोडिंग तो है, लेकिन लोडिंग क्या है, सिमेट्रिकल है। मैं बोला था कि सिमेट्रिकल हमारा अगर स्ट्रक्चर होगा, लोडिंग अगर सिमेट्रिकल होगा तो उसमें स्वे नहीं होगा। ठीक है, लोडिंग अगर बीचों बीच लगा दिए, सेंटर में लगा दिए तो स्वे नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल एक्सपीरियंस स्वे। ठीक है, इन चार ऑप्शन में आपको बताना है कि स्वे किस में होगा। ऑप्शन ए में स्वे होगा कि नहीं, स्वे होगा। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में स्वे होगा क्या, स्वे नहीं होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी और डी को भी देख लो। सी में आपका स्वे होगा, इधर से ये लग रहा है फोर्स, ये स्वे होगा इसके कारण। इधर आपका नॉन सिमेट्रिकल लोड लग रहा है, इसके कारण स्वे होगा। ठीक है, ऑप्शन ए में भी आपका क्या था, हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा है, जिसके कारण स्वे होगा राइट साइड में। अच्छा ये भी राइट साइड में स्वे होगा, ये भी राइट साइड में स्वे होगा, ये आपका लेफ्ट साइड में स्वे होगा। ठीक है ना, और ये नो स्वे का कंडीशन है। आगे हम लोग देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन देखना ऊपर में। इसमें बोल रहा है कि पोर्टल फ्रेम विथ ऑल मेंबर हैविंग द सेम ई आई हैज वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड हिंज ड्यू टू द साइड स्वे, द रेशियो ऑफ द फिक्स्ड एंड मोमेंट एम बी एंड एम सी डी वुड बी। ठीक है, इसमें अपने को क्या निकालना है, फिक्स्ड एंड मोमेंट। ये अच्छा क्वेश्चन है ना, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो यहाँ से हम लोग कल करते हैं। ठीक है, टाइम हो गया है, कुछ क्वेश्चन बचे हैं, 4-5 क्वेश्चन, उसको हम लोग करेंगे और उसके बाद नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, आपका होमवर्क है, देख लो। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट खींच के रख लो, जितना भी क्वेश्चन बचा है उसको। ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, इसको भी बना के लाना। ठीक है, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट खींच ले रहो। और उसके बाद इसका ऑप्शन भी देखना था ना, इसको खींच लो। चलो, बिना ऑप्शन, अच्छा इसमें तो कुछ है ही नहीं है, दूसरा वाला क्वेश्चन को छोड़ो, इसको मत बनाना, पहला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट खींच लिए। अब ये चारों जो क्वेश्चन है इसका खींच लो भाई स्क्रीनशॉट। ठीक है, पूरा पूरा नहीं आ रहा है, खींच लिए। ये वाला क्वेश्चन दिख गया होगा, ये वाला क्वेश्चन दिख गया होगा, ये वाला क्वेश्चन दिख गया होगा स्क्रीनशॉट में। अब नीचे करूंगा तो बाकी के जो दो क्वेश्चन है वो भी दिख जाएंगे। ठीक, ये भी एक क्वेश्चन है ना, हो गया। चलो, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।